निर्देश तंत्र के रूप में पृथ्वी एक को निर्देश तंत्र माना जाता है और उस पर हम एक अक्ष और वाई अक्ष परस्पर लंबवत खींच करके मूल बिंदु को हम एक संदर्भ हमारा बिंदु है जहां से हर मेजरमेंट किया जाता है। सारी मेजरमेंट इसी बिंदु से किया जाता है जिसको हम मूल बिंदु कहते हैं, निर्देश बिंदु कहते हैं। इधर आप मूव करेगा तो प्लस एक्स दिशा कहा जाएगा और इधर मूव कर रहा है तो माइनस एक्स, ऊपर कर रहा है तो प्लस और नीचे कर रहा है तो माइनस, और इधर लंबवत हवा में कर रहा है तो प्लस और अंदर जा रहा है तो माइनस। इस तरह से किसी बिंदु की स्थिति स्पष्ट करने के लिए हम तीनों एक्स वाई जेड, अगर प्लेन में गति है तो सिर्फ एक्स और वाई होगा, एक्स अक्ष पर और वाई अक्ष प्लेन पड़ेगा। जैसे कहें कि एक्स अक्ष में 2 मीटर गया है, वाई अक्ष में 3 मीटर, तो इधर 2 गए 3 मीटर, ये हमारा इस प्लेन पर वो बिंदु आ जाएगा, उसकी यहां से स्थिति क्या हो जाएगी, स्पष्ट हो जाएगी। अगर हवा में आया है तो हवा में कितना आया है, 5 मीटर, यानी बिंदु यहाँ है। एक्स पर कितना गया, 2, ऊपर गया 3, और इधर कितना गया, 5, तो 2 3 5 कुछ बिंदु हो जाए एक्स वाई जेड। इसके बाद से हमने दूसरा जो टॉपिक का नाम लिया वो विरामा अवस्था और गति अवस्था की बात कही। साफ कहे कि समय के साथ अगर किसी वस्तु की स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होता है समय के साथ साथ, तो वस्तु विराम। अगर समय के साथ साथ वस्तु की स्थिति बदल रही है तो वस्तु गति अवस्था। साफ तौर पर अब इसमें गति कर रहा है, हमको अध्ययन किसका करना है, गति का करना है, गति का न करना है। तो अब गति के कितने तरह का गति हो सकता है एक सरल रेखा में, तो सरल रेखा में गति हो सकता है, एक है आपका पहला स्थानांतरीय गति, रेखीय गति है, गति जितने तरह की होती है। एक स्थानांतरीय गति है। स्थानांतरीय गति में क्या होता है, जब कोई वस्तु इस तरह से गति करे कि उसमें के स्थित सभी कण एक समान वेग से चले और एक दूसरे के क्या रहे, समांतर, साथ साथ गति करते हैं सभी कण। अब जैसे बस में बैठे हैं, बस गति कर रही है तो सब लोग एक समान वेग से एक दूसरे के समांतर गति कर रहे हैं, यानी सबकी गति को क्या है, एक रेखीय गति। दूसरा हम दोलनी गति बताए कि जब कोई वस्तु किसी साम्य स्थिति से इधर उधर या ऊपर नीचे गति करती है तो वस्तु की गति दोलनी गति कहलाती है। जैसे झूले की गति, पेंडुलम की गति या स्प्रिंग से लटके पिंड के गति, दोलनी गति हुई। तीसरा है घूर्णन गति, वो भी लिख चुके हैं, आप हेडिंग लिख दीजिए, घूर्णन। रोटेशनल मोशन, रोटेशनल मोशन, हाँ हेडिंग लिख दीजिए, यही है, देख लेते हैं, यही टॉपिक होगा। यहीं तक शायद बताए थे, हमको भी याद है कि हाँ ये आपका घूर्णन गति ही पढ़ना है, घूर्णन गति। देखिए ये पंखा घूर्णन गति कर रहा है, सरल रेखीय गति नहीं है, दोलनी गति नहीं है, घूर्णन गति है। ये दरवाजा जो है घूर्णन गति कर रहा है, स्थानांतरीय गति नहीं है कि यहां से चला गया वहां पर, ये घूर्णन गति कर रहा है।
ठीक है। हैंड पाइप जाकर चलाएंगे, हैंडल घूर्णन गति करेगा, रोटेशनल मोशन। ये गति हाँ, नहीं, हैंड पा दोलनी गति में यहां इधर 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 इस तरह से, और जो हैंड पाइप है आपका, ये इस बिंदु के परित वृत्ति वृत्त में घूम रहा है, ठीक है ना। ये है, नहीं घूम रहा है। तो आप वृत्तीय गति का मतलब क्या समझ रहे हैं? वृत्तीय गति का मतलब ये नहीं कि जब तक पूरा एक चक्कर होगा नहीं, जब तक वृत्तीय गति नहीं होगा। थोड़ा सा भी आप रोड पर कर्व में घूम गए तो आपकी गति वृत्तीय गति हो गई। पूरा रोड पर घूमते हैं बाएं दाएं तो वृत्तीय गति वहां होती है। ये जरूरी नहीं है वृत्तीय गति में कि पूरा 10 चक्कर लगा ले तब कहेंगे कि हाँ अब वृत्तीय गति किए। थोड़ा सा भी घूम गए वृत्त में, वृत्तीय गति हो। समझ में आ गया ये बात? ये जो घूर्णन गति है ये आपका मैकेनिक्स का सबसे महत्वपूर्ण लेसन है, पढ़ेगा। अभी आप अपने किताब लिए होंगे तो लिखा होगा रोटेशनल मोशन, घूर्णन गति। और आपके लिए ही नहीं, ये आईआईटी के लिए इससे महत्वपूर्ण कोई लेसन है ही नहीं फिजिक्स का, घूर्णन गति से। उसको जो है आईआईटी की जो तैयारी करते हैं इसको कहते हैं, ये पूरा नाम रोटेशनल है तो इसको रोटी कहते हैं, कि यही रोटी है। रोटी मतलब समझ रहे हैं ना? हाँ, रोटी, हाँ, रोजी रोटी। तो घूर्णन गति ये रोटी है, जिसका घूर्णन गति सही हो गया उसका आईआईटी में सिलेक्शन हो जाएगा। 15 नंबर का क्वेश्चन घूर्णन गति से पूछता है। इतना आसान नहीं उसकी गति को जानना, बहुत सारी चीजें उसमें आएगी, है आपको बताया जाएगा। हाँ, तो अब इस घूर्णन गति को हम कहते क्या है? कोई कण इस प्रकार से, कोई वस्तु ले लीजिए, कोई वस्तु इस प्रकार से गति करती है कि उसके सभी कण वृत्तीय पथ पर चले। वृत्तीय पथ पर, जैसे मान लीजिए ये वस्तु है ना, यहां पर कील ठोक दे, ठीक ना। देखिए कील ठोक देंगे तो ऐसे ही ना गति हो रहा है, ऐसे ही ना करेगा। तो इसके जितने भी कण हैं सब किस पथ पर चल रहे हैं? वृत्तीय पथ पर। और सबका केंद्र क्या है? यही है। सबका केंद्र जो है वृत्त का केंद्र होगा जो किसी रेखा पर स्थित होगा। ये पंखा घूम रहा है तो सबका केंद्र वही है ना। सब देखिए वृत्तीय पथ पर घूम रहे हैं ना। आज सबका ये जो केंद्र है वो डंडा लगा है उसी लाइन पर है, वो केंद्र है ना। ये दरवाजा है, ये घूर्णन गति कर रहा है। तो देखिए जो यहां भी कोण होगा ऐसे चलाएंगे तो ये भी वृत्त में जा। लिखिए कोई वस्तु इस प्रकार गति करती है, कोई वस्तु इस प्रकार गति करती है, इस प्रकार गति करती है कि उसके सभी कण, वस्तु के सब कण, कि उसके सभी कण वृत्तीय पथ पर
सभी कण वृत्तीय पथ पर गति करें। सभी कण वृत्तीय पथ पर गति करें। और वृत्तीय पथ का केंद्र एक रेखा पर स्थित हो। और वृत्तीय पथ का केंद्र एक रेखा पर स्थित हो। एक रेखा पर स्थित हो। वस्तु की यह गति घूर्णन गति कहलाती है। घूर्णन गति कहलाती है। रोटेशनल मोशन कहलाता है। जैसे पंखे की गति, पहिए की गति, बहुत सारी जो नाचते हैं किसी अक्ष के परितः, सब घूर्णन गति करती है। जैसे में लिख दीजिए। पृथ्वी का अपने अक्ष के परितः गति। पृथ्वी अपने अक्ष पर एंटी क्लॉकवाइज में घूम रही है ना, मोबाइल में नहीं देखते हैं। हाँ, पृथ्वी का अपने अक्ष के परितः गति, हाँ, जैसे पृथ्वी का अपने अक्ष के परितः गति, पंखे की गति, जैसे पृथ्वी का अपने अक्ष के परितः गति का माप, ये पंखा चल रहा है, पंखे की गति, ठीक है, पंखे की गति। और पहिए की गति आदि। हाँ, पहिया है, वो भी घूर्णन गति। पैडल घूर्णन गति, ठीक ना। हाँ, कोई चीज नचा देते हैं, घूर्णन गति, ठीक ना। गेंद को स्पिन करा करके फेंकते हैं, तो रेखीय गति भी है, आगे भी बढ़ रहा है, स्थानांतरीय गति भी है और घूर्णन गति भी है, यानी दोनों ऊर्जा लेकर चल रहा है। जब गेंद नचा करके फेंकेंगे अंगुलियों से, तो उस गेंद में स्थानांतरीय गति यानी रेखीय गति और घूर्णन गति दोनों साथ हो रहा है, यानी उसमें स्थानांतरीय गति ऊर्जा भी है और घूर्णन गति ऊर्जा भी है, दोनों लेकर गेंद जा रहा है। और जैसे ही वो जमीन पर टप्पा खाएगा, घूर्णन समाप्त हो जाएगा, तो घूर्णन गति ऊर्जा ट्रांसफर हो जाएगी स्थानांतरीय गति ऊर्जा में। स्थानांतरीय गति ऊर्जा में ट्रांसफर होगी तो उसका वेग बढ़ जाएगा, तो गेंद टप्पा खाने के बाद बड़ी तेजी से निकलती है। बात समझ में आ रहा है? ये होता है। हाँ, अब जो है, अब हम 3 अध्याय का काम, ये देखिए, पहला अध्याय पढ़ रहे हैं सरल रेखीय गति, आगे मिलेगा आपको दोलनी गति और मिलेगा आपको अध्याय घूर्णन गति, ठीक है ना। तो हेडिंग लिख दीजिए आप। अब यहां से शुरू हो रहा है सरल रेखीय गति के आइटम। सरल रेखीय गति में क्या क्या होगा, जरा ध्यान से सुनिए। दूरी, विस्थापन,
होगा कि नहीं? बात होगी। चाल, वेग और त्वरण की बात यही जानना है। दूरी, विस्थापन, चाल, वेग और त्वरण, ये जब कोई वस्तु सरल रेखीय गति करेगी तो इन सभी का होता है। इसका सही सही मेजरमेंट करना आपकी जिम्मेदारी है। तो अब लिखिए, सरल रेखीय गति में आ रहा है दूरी तथा विस्थापन। दूरी तथा विस्थापन, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस, देखिए अंग्रेजी में भी अलग अलग नाम है, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, यानी दोनों एक चीज नहीं हो सकते। डिस्टेंस अलग चीज है और डिस्प्लेसमेंट अलग चीज। हाँ, ये सच बात है कि दोनों में कुछ समानताएं हैं, लेकिन भिन्नताएं भी कम नहीं है। दोनों में कुछ बातों को लेकर समानता है, लेकिन दोनों में बहुत सी बातों को लेकर के भिन्नता भी है। तो सबसे पहले कि दूरी किसको कहेंगे? जब कोई वस्तु गति करेगी तभी ना दूरी होगा। तो गति करेगी, इसलिए कि हमारा अध्याय ही है सरल रेखीय गति। तो किसी वस्तु द्वारा चली गई पथ की कुल लंबाई, पथ की कुल लंबाई, किसी वस्तु द्वारा चली गई पथ की कुल लंबाई उसकी दूरी कहलाती है, तय की गई दूरी कहलाती है। अब अगर मान लीजिए यहां से आपका घर 3 किलोमीटर है, गए फिर आए फिर गए, तो जानते हैं दूरी कितना हो गई? 9 किलोमीटर। 9 किलोमीटर हो गई। पूरा जितना टेढ़े मेढ़े ढंगों से जिस तरह से चलते हैं सब लंबाई नापते जाइए, वो जो है दूरी कहलाएगा। पथ की कुल लंबाई दूरी कहलाती है। अगर 10 चक्कर वृत्त का लगाते हैं तो एक चक्कर में 2 पाई आर, तो 10 चक्कर में 20 पाई आर, दूरी 20 पाई आर हो जाएगी। छोड़ना नहीं है, किधर भी गए सब जोड़ना है लंबाई, वो दूरी है। तो दूरी लिखिए डिस्टेंस। दूरी, डिस्टेंस, डिस्टेंस, डिस्टेंस वस्तु द्वारा तय की गई, वस्तु द्वारा तय की गई पथ की कुल लंबाई, कुल लंबाई दूरी कहलाती है, दूरी कहलाती है। मात्रक मीटर है, विमीय सूत्र एल है, ठीक ना? मात्रक मीटर चाहे सेंटीमीटर, एम के इसमें ही लिखते हैं, विमीय सूत्र एल अदिश राशि है, दिशा से कोई लेना देना नहीं, अदिश राशि। इसकी कोई दिशा नहीं होती है, लंबाई की कोई दिशा होती नहीं है। आपका कोई पूछता है कि आपकी लंबाई क्या है, तो कहते हैं कि 5 फीट 6 इंच, तो पूछेगा कि किस दिशा में? नहीं पूछेगा, नहीं पूछेगा कि किस दिशा में, इसलिए कि वो दूरी है, ठीक ना?
अब दूरी सदैव धनात्मक होती है। दूरी को कभी माइनस नहीं लिखा जा सकता। अगर लिख दिया किसी ने कि दूरी बराबर इतना माइनस मीटर, -4 मीटर, गलत कर दिया। अगर विस्थापन लिख दिया होता तब बात तो ठीक है, लेकिन दूरी को माइनस कर दिया, ये बात तो बिल्कुल गलत है। दूरी कभी माइनस में नहीं लिखी जाती, दूरी हमेशा धनात्मक होती। तो लिख दीजिए, दूरी सदैव कम, दूरी सदैव धनात्मक होता, धनात्मक होता, दूरी सदैव धनात्मक होता, पॉजिटिव होता है। पथ की लंबाई है, तय की गई पथ की लंबाई, ठीक है, माइनस में नहीं लिख सकते थे। अब लिखिए विस्थापन, डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट देखिए, कोई वस्तु, इसमें प्लेस शब्द का इस्तेमाल है। प्लेस मतलब स्थान, उसमें प्लेस शब्द नहीं आ रहा है। इसमें डिस्प्लेसमेंट, यानी जब वस्तु एक स्थान से दूसरी स्थान तक जाती है, चाहे वो किसी तरह से जाए, तो वस्तु के प्रारंभिक स्थिति और अंतिम स्थिति के बीच की न्यूनतम लंबाई उसका डिस्प्लेसमेंट कहलाता है, विस्थापन कहलाता है। अब वस्तु मान लीजिए यहां से चलना शुरू की, इधर गई, इधर गई, इधर गई, यहां गई, यहां गई, यहां पर आकर रुक गई, तो वस्तु का इनिशियल पॉइंट तो ये है और अंतिम बिंदु क्या है, ये है। तो इसका डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? बस सीधा ये प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु के बीच की न्यूनतम दूरी, प्रारंभिक और अंतिम बिंदुओं के बीच की न्यूनतम दूरी उस वस्तु का विस्थापन कहलाता है। यह सदिश है, इसकी दिशा प्रारंभिक बिंदु से अंतिम बिंदु की ओर डायरेक्शन में रहेगा, प्रारंभिक बिंदु से अंतिम बिंदु की। अगर वस्तु यहां से चली, यहां गई, यहां गई, यहां गई, यहां गई, यहां से यहां, 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 यहां से चली है, अब फिर घूम फिर करके यही आ गई, तो यही प्रारंभिक बिंदु और यही अंतिम बिंदु, तब बीच की लंबाई 0, तो इसका विस्थापन क्या हो गया? सीधा प्रारंभिक बिंदु से अंतिम बिंदु की ओर सीधा देखते हैं, घूम कर नहीं देखते, घूम कर जाएंगे दूरी हो जाएगा। अब मान लीजिए कोई वस्तु यहां से वृत्तीय पथ पर यहां गई, यहां से यहां आ गई, तो आपका प्रारंभिक बिंदु ये था, अंतिम बिंदु ये था, तब विस्थापन क्या हुआ? यही ना हुआ, विस्थापन यही हुआ कि नहीं हुआ?
एक वस्तु वृत्तीय पथ में गति कर रही है, यहां से चली यहां तक, तब विस्थापन क्या हुआ? यहां से सीधा ये हुआ। एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक। हाँ, एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक के बीच की न्यूनतम लंबाई उस वस्तु का विस्थापन कहलाता है, डिस्प्लेसमेंट कहलाता है। सीधा जाएगा ए से बी तक, ए से बी तक गया तो ये प्रारंभिक बिंदु, ये अंतिम बिंदु, यही इसका विस्थापन है और यही इसका दूरी भी है। तब विस्थापन अधिक से अधिक होगा तो दूरी के बराबर होगा, वरना विस्थापन दूरी से कम रहता है। विस्थापन अधिक से अधिक दूरी के बराबर होगा, नहीं तो दूरी से सदैव विस्थापन क्या रहता है? कम रहता है। सदिश राशि है, दिशा होगी इसका प्रारंभिक बिंदु से इधर, तो ये अगर प्लस लेते हैं तो यहां से इधर का क्या लेंगे? माइनस। तो इसीलिए विस्थापन ऋण भी हो सकता है, धन भी हो सकता है, शून्य भी हो सकता है। ऋण होगा। एक बार यहां से यहां तक वस्तु गई है 5 मीटर, यहां से इधर गई प्लस एक दिशा में, तो 5 मीटर ये मूल बिंदु है। रेफरेंस पॉइंट चाहिए नापने के लिए, तो ये 0 से नाप रहे हैं मूल बिंदु, तो इधर गए प्लस एक दिशा में, तो ये 5 मीटर हुआ प्लस 5 मीटर, और फिर वस्तु आ गई यहां पर, या यहां पर 2 मीटर यहां पर आकर रुक गई, यहां से 5 मीटर गई, अब फिर 2 मीटर इधर चली आई, 2 मीटर आ गई यहां पर, तो इनिशियल पॉइंट ये है और अंतिम बिंदु ये है। यहां से यहां गई, यहां गई, तो ये प्रारंभिक बिंदु या अंतिम बिंदु। तब इसका अगर दूरी कहे तो ये 5 मीटर और 2 मीटर 7 मीटर, लेकिन अगर विस्थापन कहे तो यहां से देखिए, ये आपका ये दूरी होगा, तो ये तो यहां तक +5 रहा, +5 रहा ना, और फिर ये क्या हुआ? इधर -2 हुआ, तो +5 - 2 कितना? +3 मीटर। तो ये जब इधर आए हैं तो ये विस्थापन क्या हो गया है? माइनस। इस डायरेक्शन में हुआ तो प्लस विस्थापन, और जब माइनस एक दिशा में हुआ तो माइनस विस्थापन। अगर यही यहां से जा करके और फिर यहीं पर आ जाती तो +5 ये और -5 ये बराबर हो जाता जी। नहीं समझ में आ रहा तो विस्थापन लिखिए। हाँ, विस्थापन का प्रयोग इसलिए होता है कि जब आपका कोई फायदा नहीं हुआ, आप खूब पढ़े खूब किए और रिजल्ट मिला कि 0, यानी विस्थापन 0। परिणामी है, हर चीज परिणामे खोजता है। कोई एक पत्थर को फेंके 10 मीटर, आकर के पत्थर वहां गिरा, तो पत्थर का विस्थापन क्या हुआ? 0। अरे जहां पर था वहीं पर तो फिर आ गया। नहीं समझ में आ रहा। जब आप कोई काम किए तो कहेंगे कि इस काम का रिजल्ट क्या मिला, और रिजल्ट ही क्या है? विस्थापन है, परिणामी है। रिजल्ट दूरी अगर ये कहा जाए कि कुल कितना हमने लेंथ चला है तो वो दूरी है, लेकिन रिजल्ट आप जो है यहां से गए, आप यहां से गए बलिया, बलिया से आ गए घर पर, तो आपको क्या कहा गया कि अरे घर पर थे, घरे पर तो आ गए, तो बात क्या बनी? 0। नहीं समझ में आ रहा। ये है रिजल्टेंट। जब सदिश राशि का निकाला जाता है तो परिणामी वैसे ही निकलता है। ठीक है ना, कि रिजल्टेंट क्या है। तो अब विस्थापन में लिखिए, जब कोई वस्तु
जब कोई वस्तु एक स्थान से दूसरी स्थान पर जाती है, दूसरे स्थान पर जब कोई वस्तु एक स्थान से दूसरे स्थान पर किसी प्रकार जाता है तब प्रारंभिक बिंदु से अंतिम बिंदु, प्रारंभिक स्थान से अंतिम स्थान, तब प्रारंभिक बिंदु से, बिंदु चाहे स्थान कुछ भी लिखिए, प्रारंभिक बिंदु से अंतिम बिंदु प्रारंभिक बिंदु से अंतिम बिंदु तक के बीच की न्यूनतम लंबाई, प्रारंभिक बिंदु से अंतिम बिंदु तक के बीच की न्यूनतम लंबाई उसका विस्थापन कहलाता है, मात्रक किसका? मात्रक मीटर। विमीय सूत्र एल, यह सदिश राशि है, हाँ, यह धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य हो सकता है। यह धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य हो सकता है, क्लियर। अब एक सबसे बड़ी बात, विस्थापन लेस दैन इक्वल टू दूरी। विस्थापन विशेष में, विस्थापन लेस दैन इक्वल टू दूरी, विस्थापन लेस दैन इक्वल टू दूरी, यानी विस्थापन हमेशा दूरी से कम रहेगा। बहुत ज्यादा होगा तो दूरी के बराबर, दूरी से अधिक होने का कोई सवाल ही नहीं पैदा होता है विस्थापन को। या इसको लिख सकते हैं, या विस्थापन बटा दूरी, विस्थापन बटा दूरी लेस दैन इक्वल टू 1। भाग दे दीजिए दूरी से दोनों पक्षों में। अब चूंकि आप मान लीजिए कहीं एग्जाम देने गए, आपने तो पढ़ा है विस्थापन दूरी, अब पूछेगा, कहेगा कि एक वस्तु के विस्थापन और दूरी में निम्न संबंध होता है, और ऑप्शन बनाता है पहला,
विस्थापन गुणे दूरी बराबर 1, दूरी बराबर 1। दूसरा बनाता है दूरी बटा विस्थापन बराबर 1। तीसरा बनाता है विस्थापन बटा दूरी लेस देन इक्वल टू 1। नहीं, पहले बनाता है ग्रेटर देन इक्वल टू 1, ये बनाता है। और चौथा बनाता है कि विस्थापन बटा दूरी लेस देन इक्वल टू 1। तो आप कहेंगे कि जब गलत करके आ जाएंगे तो कहेंगे कि सब बेकार, विस्थापन दूरी पढ़ना सब बेकार। हाँ बिल्कुल, अगर बिल्कुल सही कहे हैं आप। विस्थापन लेस देन इक्वल टू दूरी या दूरी ग्रेटर देन इक्वल टू विस्थापन, ये चाहे या दूरी बटा विस्थापन ग्रेटर देन इक्वल टू 1। राम मोहन से बड़ा है और कोई कह रहा है कि मोहन राम से छोटा है, कौन सच बोल रहा है? तो दोनों सच बोल रहे हैं। तो वही तो, चाहे विस्थापन लेस देन इक्वल टू दूरी लिखिए और चाहे दूरी ग्रेटर देन इक्वल टू विस्थापन, तो वहां से दूरी बटा विस्थापन अगर करेंगे तो ग्रेटर देन इक्वल टू 1, अगर विस्थापन बटा दूरी कहेंगे। नहीं समझ में आ रहा। बोलिए, ठीक है ये। अब दूसरा पॉइंट, ये पहला पॉइंट था, अब दूसरा पॉइंट। देखिए, कोई वस्तु वृत्तीय पथ पर गति करती है तो एन चक्कर में वस्तु द्वारा तय की गई दूरी बराबर एन गुणे 2πr, और एन चक्कर में विस्थापन कितना होगा? अगर एन पूर्ण चक्कर है, एन पूर्ण चक्कर है तो विस्थापन क्या होगा? शून्य। शून्य, एक चक्कर में शून्य चाहे 10 चक्कर करे शून्य। एन अगर पूर्ण चक्कर करती है तो लिख देंगे यदि कोई वस्तु वृत्तीय पथ पर स्मॉल एन पूर्ण चक्कर करती है, पूर्ण चक्कर करती है एन स्मॉल एन पूर्ण चक्कर करती है, तब एन चक्कर में तय की गई दूरी, तब एन चक्कर में तय की गई दूरी बराबर एन गुणे 2πr। अगर 10 चक्कर करेगी तो 10 गुणे 2πr यानी 20πr। एन पूर्ण चक्कर है, एन चक्कर में विस्थापन, एन चक्कर में विस्थापन बराबर 0। एन पूर्ण संख्या है, 2 चक्कर, 3 चक्कर, 5 चक्कर, 10 चक्कर, 25 चक्कर, ये नहीं कि 2.5 चक्कर। 2.5 चक्कर में विस्थापन 0 नहीं होगा, व्यास के बराबर होगा। ठीक है,
तो कहेंगे तब अगर n पूर्ण संख्या नहीं है तब दूरी के तो लिए ठीक है, लेकिन विस्थापन कैसे पता करें? ठीक ना? समझ में आया है? या क्वेश्चन एक डाल दें हैं दूरी और विस्थापन के लिए? एक क्वेश्चन लिख लीजिए। क्वेश्चन यहाँ पर एक वस्तु, हाँ, एक वस्तु 2 मीटर त्रिज्या के वृत्तीय पथ पर 3.5 चक्कर लगाती है। 3.5 चक्कर लगाती है। वस्तु द्वारा तय की गई दूरी तथा विस्थापन बताइए। वस्तु द्वारा तय किया गया दूरी तथा विस्थापन बताइए। विस्थापन बताइए। हल करके लाएंगे? हाँ, अच्छा। अब अगला हेडिंग आपका रहेगा दूरी तथा विस्थापन में अंतर। इसके बाद से टॉपिक आ जाएगा चाल तथा वेग, और उसके बाद से आ जाएगा त्वरण, और उसके बाद से ग्राफ, अध्याय समाप्त। हाँ, क्या चीज? क्या चीज? क्या चीज? आंसर मतलब दूरी की विस्थापन। वही हाल है कि जैसे पूछे कि आपका वजन कितना है तो कह रहे 50 50 50। अरे 50 टन। ये नहीं बता रहे कि दूरी बता रहे हैं, आपकी विस्थापन बता रहे हैं। दूरी आएगा 3.5 गुणे 2 पाई आर। आर कितना है? 2 है। 3.5 गुणे 2 गुणे पाई 22/7 लीजिए, और गुणे आर कितना? 2। 3.5 दूना 7 और 2 गुणे 11, 11 चौका 44 मीटर। ठीक ना? अब विस्थापन, हाँ, विस्थापन 4 मीटर आएगा, इसलिए कि 3.5 चक्कर में, जैसे देखिए विस्थापन 4 मीटर आएगा। यह है 2 मीटर ना त्रिज्या, तब यहां से चला एक चक्कर पूरा, ये चला दूसरा चक्कर पूरा, ये चला तीसरा चक्कर पूरा। तो 3 पूर्ण चक्कर में विस्थापन क्या हुआ? 0। अब रह गया आधा चक्कर, तो आधा चक्कर में यहां से यहां आ गया, तो प्रारंभिक बिंदु ये, अंतिम बिंदु ये लंबाई 4 मीटर, तब विस्थापन होगा 4 मीटर। नहीं समझ में आ रहा? अगर 3 पूर्ण चक्कर रहता तो विस्थापन कितना हो जाता? 0। समझ में आ गया? ये तो हेडिंग लिखकर छोड़ दीजिए, दूरी और विस्थापन में अंतर।
दूरी तथा विस्थापन में अंतर। दूरी तथा विस्थापन में अंतर। दूरी तथा विस्थापन में अंतर। ठीक, क्लियर। अब कल जो टॉपिक उठेगा ये तो अंतर बता देगा, बहुत सारी बातें कहिए दिए हैं और अंतर लिखना बहुत आसान काम है। जब दूरी और विस्थापन की सारी विवेचना हो ही गई है, कहेंगे कि दूरी पथ की कुल लंबाई है, विस्थापन प्रारंभिक और अंतिम बिंदु के बीच की न्यूनतम लंबाई है, दूरी अदिश राशि है, विस्थापन सदिश राशि है, दूरी सदैव धनात्मक होता है, विस्थापन जो है धनात्मक ऋणात्मक शून्य हो सकता है, दूरी जो है विस्थापन से बड़ा होता है, ठीक ना, या उसके बराबर कम से कम हो सकता है। तो अंतर तो अब लिखना आसान काम है, ठीक ना। तो कल मेन टॉपिक चलेगा चाल तथा वेग, ठीक ना। बिल्कुल हर लेसन के टॉपिक जबान पर रहना चाहिए कि इस लेसन में तो यही चीज है, साफ साफ भोजपुरी में समझा देंगे कि ये तो है। बात समझ में आ रहा ये चीज। अब जो है केमिस्ट्री निकालिए, केमिस्ट्री को एक्सेलरेट करना पड़ेगा। अभी थोड़ा सा सेट हो जाए तो केमिस्ट्री को बहुत तेज एक्सेलरेट करेंगे, हम तेजी से बढ़ाएंगे। हाँ, देखिए जरा शांत रहिए। जो विलियम की सांद्रता को लेकर के मैटर उठा, एक बार पूरा देख लीजिए, साफ साफ सुन लीजिए। ये जानना ही आपके लिए बहुत है कि सांद्रता आप जान गए। विलियम की सांद्रता व्यक्त करने की ये इकाइयां बताई जा रही है, यानी मात्रक बताए जा रहे हैं कि किस किस चीज में, जैसे द्रव्यमान को आप कुंतल में, टन में, ग्राम में, किलोग्राम में, मिलीग्राम में, तमाम में व्यक्त करते हैं, उसी तरह से किसी विलियन के गाढ़ापन और पतलेपन का माप यानी विलियन की सांद्रता आप कई इकाइयों में व्यक्त किया जाता है, जिसमें है पहला प्रतिशत द्रव्यमान से। प्रतिशत सब लिख देते हैं एक ही बार, द्रव्यमान से, तो इसको लिखते हैं W/W। दूसरा प्रतिशत आयतन से, प्रतिशत आयतन से, आयतन से ये लिखते हैं V/V। और तीसरा लिखते हैं प्रतिशत द्रव्यमान आयतन से, प्रतिशत द्रव्यमान आयतन से, द्रव्यमान आयतन से, इसको कहते हैं W/V। और चौथा है ppm में, ppm में। पांचवा है ग्राम प्रति लीटर में। हाँ हाँ, तो बड़े हैं, हम ऐसे थोड़े बताए हैं, ऐसे बनाए हैं, ठीक ना। ग्राम प्रति लीटर में, ठीक है। और छठवां मोलरता में, मोलरता में। सातवां नॉर्मलता में, नॉर्मलता में। आठवां मोलालता में, मोलालता में। और नौवां मोल प्रभाज में, मोल प्रभाज में। यही आप जो है विलियन की सांद्रता व्यक्त करने की यही इकाइयां एक एक करके बताया गया है। अब जरा आप सुन लीजिए, हम सबका एक एक वर्ड में बोल रहे हैं। प्रतिशत द्रव्यमान का मतलब है कि 100 ग्राम विलियन में उपस्थित विलेय की मात्रा ग्राम में। विलियन की सांद्रता प्रतिशत द्रव्यमान से कहलाता है, यानी प्रतिशत द्रव्यमान में सांद्रता अगर हमको लिखना होगा तो लिखेंगे प्रतिशत द्रव्यमान में सांद्रता बराबर विलियन की मात्रा ग्राम में,
बटा बिलियन की मात्रा ग्राम में और गुणे 100। सोच लीजिए, सबको ऐसे ही लिखते जा रहे हैं। प्रतिशत आयतन से मतलब है कि 100 ml बिलियन में, अब आयतन है तो ml ना कहेंगे। 100 ml बिलियन में उपस्थित विलेय की मात्रा ml में विलेय की मात्रा। बिलियन क्या, सांद्रता प्रतिशत आयतन से कहलाता है। अगर प्रतिशत आयतन से सांद्रता अगर सूत्र लिखना है तो लिखेंगे विलेय का आयतन ml में बटा बिलियन का आयतन ml में और गुणे 100। प्रतिशत द्रव्यमान आयतन से W/V 100 ml बिलियन में उपस्थित विलेय की मात्रा ग्राम में बिलियन की सांद्रता प्रतिशत द्रव्यमान आयतन से कहलाता है। प्रतिशत द्रव्यमान आयतन बराबर लिखेंगे विलेय की मात्रा ग्राम में बटा बिलियन का आयतन ml में गुणे 100। ppm में 1 मिलियन बिलियन में 1 मिलियन 10⁶ 1 मिलियन बिलियन में उपस्थित विलेय के भागों की संख्या और बिलियन के भागों की संख्या के अनुपात को ppm में सांद्रता कहते हैं। ppm में सांद्रता बराबर लिखते हैं विलेय का आयतन में लिखना है तो विलेय का आयतन ml में बटा बिलियन का आयतन ml में और गुणे 100 से 9 गुणा करके गुणे 10। जैसे ये आयतन वाला मामला है, चाहे इसके लिखेंगे विलेय की मात्रा ग्राम में बटा बिलियन की मात्रा ग्राम में गुणे 100 नहीं 10⁶, तो ppm में सांद्रता हो जाएगी। ग्राम प्रति लीटर में नाम बता रहा है, नाम ही से सब कुछ कह रहा है, सारा कहानी नाम से कह रहा है। प्रति मतलब 1 लीटर बिलियन में, 1 लीटर बिलियन उपस्थित विलेय की मात्रा ग्राम में, बिलियन की सांद्रता ग्राम प्रति लीटर में कहलाता है। ग्राम प्रति लीटर में सांद्रता बराबर क्या लिखेंगे, विलेय की मात्रा ग्राम में बटा बिलियन का आयतन लीटर। मोलरता 1 लीटर बिलियन में, 1 लीटर बिलियन में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या बिलियन की मोलरता कहलाता है। मोलरता बराबर क्या लिखेंगे, विलेय के मोलों की संख्या बटा बिलियन का आयतन लीटर में, ml में नहीं लीटर में। कैपिटल M से लिखा करते हैं मोलरता को। नॉर्मलता को क्या कहेंगे, 1 लीटर बिलियन में उपस्थित विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या बिलियन की नॉर्मलता कहलाती है। कैपिटल L से लिखा जाता है। नॉर्मलता बराबर विलेय के ग्राम तुल्यांक की संख्या बटा बिलियन का आयतन लीटर में। मोललता भाषा यही बदलती है। मोललता क्या कहेंगे, हाँ अब 1 लीटर वाली बात छोड़ दीजिए, 1 किलोग्राम बिलियन वाली बात छोड़ दीजिए, 1 किलोग्राम विलायक, 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या बिलियन की मोललता कहलाता है। मोललता बराबर विलेय के मोलों की संख्या बटा विलायक की मात्रा किलोग्राम में। अगर ग्राम में है तो किलोग्राम बनाना पड़ेगा विलायक। विलाय बिलियन नहीं विलायक, कहीं की तो विलायक कहाँ से पाएंगे, अरे बिलियन बराबर विलेय धन विलायक, तो विलायक बराबर बिलियन माइनस विलेय। बिलियन में से विलेय का मात्रा घटा दीजिए, विलायक का मात्रा हो जाएगा। अगर मान लीजिए 2 ग्राम चीनी 18 ग्राम पानी है तो बिलियन की मात्रा कितना हो, 2 ग्राम चीनी बा 18 ग्राम पानी बा, बिलियन कितना ग्राम होई 20 ग्राम। तो अगर कहे कि 2 ग्राम 20 ग्राम 2 ग्राम चीनी
का 20 ग्राम बिलियन बनाना गया है जल में, तो विलायक का मात्रा कितना है? 18 ग्राम। अगर बिलियन के मात्रा दिले बा, विलेय के मात्रा दिले बा, तो विलायक का मात्रा निकालिए जी। ठीक है। मोल प्रभाज किसी बिलियन में उपस्थित विलेय या विलायक के मोलों की संख्या और बिलियन के कुल मोलों की संख्या के अनुपात को मोल प्रभाज कहते हैं। अब मोल प्रभाज या मोल अंश एक ही बात है। विलेय का मोल प्रभाज बराबर विलेय के मोलों की संख्या बटा बिलियन के कुल मोलों की संख्या। विलायक का मोल प्रभाज बराबर विलायक के मोलों की संख्या बटा बिलियन के कुल मोलों की संख्या। विलेय का मोल प्रभाज धन विलायक का मोल प्रभाज बराबर कितना? 1। तो अब सब मिला करके 2-4 क्वेश्चन बोलते हैं, ठीक ना। उसके बाद से एक फार्मूला और जरा 2 लिख लीजिए। ये काम करेगा। बातें तो बहुत है इसमें, थोड़ा मोड़ा है, बातें तो बहुत है, लेकिन उतना ही बताया जा रहा है जितना आगे चलते रहे। मिश्रित बिलियन की लिख दीजिए, मिश्रित बिलियन की नॉर्मलता, बिलियन की नॉर्मलता, कैपिटल N बराबर N1 V1 प्लस N2 V2 प्लस N3 V3 डैश डैश बटा V1 प्लस V2 प्लस V3 डैश डैश। मान लीजिए कई अम्ल घोल दिए हैं, अब पूरा बिलियन का नॉर्मलता पूछा है, मिश्रित बिलियन की नॉर्मल। अब यहां पर एक क्वेश्चन डाल देते हैं कि इस चीज को आप समझ जाएंगे। कि यहां पर क्वेश्चन कि इसका मतलब समझ जाएंगे। ये क्या है? N/10 HCl, N/20 H2SO4 तथा नहीं N/10 HCl के 100 ml, N/20 H2SO4 के 200 ml तथा N/5 HNO3 के 50 ml के 50 ml मिलाया गया है। परिणामी बिलियन की नॉर्मलता बताइए।